नमस्कार साथियों, परीक्षान परिवार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि साथियों हम लोग क्या है कि प्रीवियस ईयर का जो प्रश्न पत्र हमारा है उसको देख रहे हैं, उसमें कैसे कैसे प्रश्न बने हुए हैं। अभी जो आपका कल पेपर हुआ है उसमें आपको जो प्रश्न पूछे गए हैं, आपके प्रश्न पहले सब प्रश्न बने हैं, एनसीएफ से प्रश्न बन रहे हैं अनिवार्य एकदम। जितने भी पेपर हो रहे हैं एनसीएफ आपका आ रहा है। इसके बाद जीन पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग, चॉम्स्की और फिर हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि का सिद्धांत, उनमें से एक क्वेश्चन बन रहा है आपका। नई शिक्षा नीति से क्वेश्चन बन रहा है और भी चीजें जो दी गई उसको एक बार आप जरूर देख के जाइए साथियों, उसी से आपका प्रश्न बन रहे हैं सब परीक्षा में। चलिए इसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे अगला जो हमारा प्रीवियस पेपर है, हम उसको देखते हैं कैसे कैसे उसमें प्रश्न हमारे आए हुए हैं। चलिए देखते हैं, उसको देख लेते हैं। तो पहले देखते हैं हमारा मोटिवेशनल थॉट क्या, उसको देख लेते हैं। थोड़ा सब्र रखो, अभी इम्तिहान जारी है। थोड़ा सब्र रखो, अभी इम्तिहान जारी है। वक्त खुद कहेगा चल अब तेरी बारी है। ठीक है दोस्तों, तो लग जाइए एकदम। और हमको सारे जितने भी साथी हमारे जुड़े हैं सबको 100% सीटें क्वालिफाई करना ही करना है। चलिए इसी क्रम हम लोग देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न बन रहे हैं। आप प्रीवियस प्रश्न पत्र जो हो रहे हैं उसको जरूर देखिए, क्योंकि प्रश्न पत्र आपके जो हो रहे हैं हुबहू ऐसे ही प्रश्न और पूछे जा रहे हैं, उसमें बन रहे हैं प्रश्न। चलिए देखते हैं। तब देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या दिया है। दिया है विकास के बारे में पूछा है, उसको देख लेते हैं क्या है प्रश्न हमारा। विकास के किस क्षेत्र का संबंध, विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्यों जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना करने से है। तो विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्यों जैसे क्या है साथी, जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना, चिंतन, रचना आदि करने से, ये सब एक व्यक्ति के किस चीज से जुड़ा होता है। क्या वो संवेगात्मक क्षेत्र से जुड़ा होता है, क्या वह संज्ञानात्मक क्षेत्र से जुड़ा होता है, क्या सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा होता है, क्या शारीरिक क्षेत्र से। तो जैसा कि साथियों जो ध्यान होता है, स्मृति होती है, ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, इन सब चीजों का जो चिंतन, कल्पनाशील, रचना आदि चीजों को जो हम चिंतन करते हैं वो क्या होता है, हमारे संज्ञान से संबंधित होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा जो बी ऑप्शन दिया है संज्ञानात्मक क्षेत्र, यही सही होगा। बाकी साथियों ना संवेगात्मक क्षेत्र होगा, ना सामाजिक क्षेत्र, ना शारीरिक क्षेत्र, बल्कि वो क्या होता है हमारे संज्ञान से क्या होता है, ये सब चीजें जुड़ी होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में। सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया है। यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है। सना एक बच्ची हो, क्या करती है, अपनी कमीज का बटन बंद करने वो कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया है। तो वह क्या कर रही है, उदाहरण किस ओर संकेत करता है, यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है, हम इसको देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा दिया है विकास एक आयामी है, बी दिया है विकास की दिशा शीर्षगामी होती है, ऑप्शन सी हमारा दिया है विकास की दिशा क्या अधोगामी होती है, ऑप्शन डी दिया है विकास का क्रम क्या अनिश्चित होता है। तो इन्होंने सबसे पहले क्या होता है, एक बच्चे में क्या होता है, सबसे पहले उसके जो विकास क्या होता है, शिरादोमुखी होता है। पहले सिर का विकास होता है, धड़ का विकास होता है, फिर धीरे धीरे एक अंग का विकास होता है और लास्ट में हमारा क्या होता है, पैर का विकास होता है। इसमें बच्चा क्या करता है, पहले वो क्या करेगा, पहले वो उसकी तंत्र का विकास होगा, फिर हाथ पे जो मांसपेशियां होगी उसका विकास होगा, फिर क्या होगा हाथ पैर आदि के बाद वो क्या करेगी, अपनी उंगलियां जो रहेंगी उस पर वो नियंत्रण करना, अपने छोटे छोटे अंगों पर नियंत्रण करना वो क्या कर ली, सीख लेती है। तो विकास क्या होता है, विकास की दिशा इसीलिए कही गई क्या होती है, अधोगामी होती है। क्या होती है, विकास की दिशा क्या होती है, अधोगामी होती है, ना एक आयामी होती है, ना शीर्षगामी, ना अनिश्चित, बल्कि क्या होती है वो अधोगामी होती है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी हमारा जो दिया वही क्या होगा, सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है, बच्चों का विकास जो होता है इनमें से किसका परिणाम है। ऑप्शन ए दिया है केवल आनुवंशिकता का, बी दिया है केवल वातावरण का, सी दिया है विद्यालय और शिक्षा का, और डी दिया है आनुवंशिकता और वातावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया का। तो विकास जो होता है सबसे अच्छी चीज होता है, विकास किसके फलस्वरूप होता है, तो विकास हमारा वातावरण और आनुवंशिकता जो होती है उसके परस्पर अंतःक्रिया के फलस्वरूप होता है। तो हमारा जो डी ऑप्शन दिया यही सबसे सटीक आंसर होगा हमारा। केवल आनुवंशिकता नहीं होगा, केवल वातावरण नहीं होगा, विद्यालय शिक्षा भी नहीं होगी, बल्कि क्या होती है आनुवंशिकता और वातावरण के बीच क्या होती है, परस्पर क्रिया के फलस्वरूप विकास होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कारक सामाजिकरण का प्राथमिक कारक नहीं है साथियों, निम्न में से कौन सा कारक
क्या होता है, सामाजिकरण का प्राथमिक कारक नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए दिया है परिवार, बी दिया है पास पड़ोस, सी दिया है समकक्षी और डी दिया है सरकार। तो परिवार हमारा होता है, पास पड़ोस भी होता है और समकक्षी जो साथ साथ हमारे रहते हैं वो भी होते हैं। ये सरकार जो होता है ये सामाजिकरण का प्राथमिक कारक नहीं होता है साथियों। यही ऑप्शन क्या नहीं पूछा है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा डी। ठीक है, सरकार। बाकी परिवार, पास पड़ोस, समकक्षी ये सब होते हैं। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइंस की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोहल वर्ग ने किस विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया था। हाइंस की दुविधा पे जो उन्होंने बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर जो लॉरेंस कोहल वर्ग ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, तो उनका सिद्धांत का नाम क्या था पूछा है। क्या नैतिक विकास था, सामाजिक विकास, मनोवैज्ञानिक विकास कि व्यक्तिगत विकास। तो साथियों जैसा कि आपको पता होगा कि नैतिक विकास जो होता है ये यही हमारा क्या होगा, सही होगा। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो हमारे लॉरेंस कोहल वर्ग है। इन्होंने क्या इसमें बच्चों की नैतिकता के बारे में इन्होंने क्या की, ये बात कही है। न सामाजिक विकास होगा, न मनोवैज्ञानिक विकास, न व्यक्तिगत विकास। कौन सा विकास होगा हमारा सही, नैतिक विकास का इन्होंने क्या दिया है, सिद्धांत दिया है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नववर्षीय लीला ने बटनों के संग्रह को, नववर्षीय लीला ने बटनों के संग्रह को उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया। फिर उसने सभी समूहों के बटनों को एकत्रित किया, फिर उन्हें उनके छेदों के आधार पर दोबारा क्या किया है, वितरित किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला विकास के किस चरण में है। तो देखते हैं, हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन बी दिया है अमूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन सी दिया है मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन डी दिया है क्या, संवेदी चालक अवस्था। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि हमको पता है कि क्या होता है कि बच्ची इसमें क्या करती है, हमारा जो नाप तौल, लंबाई, संरक्षण आदि है उस चीज पर क्या होती है, वो उस चीज को जान जाती है, उसको सीख लेती है, उस पर पकड़ मजबूत कर लेती है। तो ये जीन पियाजे की जो तीसरी अवस्था होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, इसमें उसको ऐसी चीजें प्राप्त होती है। तो ये कितने से कितने वर्ष तक चलती है 7 से 11 वर्ष तक। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा, जो सी ऑप्शन दिया है क्या होगा हमारा सही होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक, चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या दिया है। जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं, इसको क्या कहते हैं। जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करके कोई भी चीज सीखते हैं तो इसको क्या कहते हैं। क्या उसको आत्मसातीकरण कहते हैं, समायोजन कहते हैं, केंद्रीयता कहते हैं, संरक्षणता कहते हैं। तो दोस्तों ऐसा क्या होता है, बच्चे जो होते हैं अपने पूर्व ज्ञान को अपने नवीन ज्ञान में जब कोई कोरिलेट करके सीखते हैं तो क्या होता है, उनके ज्ञान उनके लिए अस्थायी होता है और सीखने में उनको सहायता भी प्राप्त होती है। यही चीज हमारी क्या आत्मसातीकरण, एसिमुलेशन होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन जो हमारा दिया वही सही होगा। बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को कहा जाता है क्योंकि वह तर्क देते हैं कि बच्चों का सीखना संदर्भ में होता है। लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्योंकि वो तर्क देते हैं कि बच्चों का सीखना किसके संदर्भ में होता है। क्या मनोगतिशील के संदर्भ में, मनोलैंगिक कि सामाजिक सांस्कृतिक की व्यवहारात्मक। तो आपको अच्छे से पता भी होगा साथियों कि जैसा कि लेव वाइगोस्की ने हमारे सामाजिक सांस्कृतिक विकास का इन्होंने सिद्धांत दिया है, तो हमारा जो सी ऑप्शन होगा सामाजिक सांस्कृतिक विकास का इन्होंने सिद्धांत दिया, तो सी ऑप्शन जो हमारा होगा वो सही होगा। बच्चे क्या करते हैं, कोई भी तर्क देते हो तो उनके जो सीखना होता है तो सामाजिक सांस्कृतिक रूप में समाज को अपने रूप में ढालकर उसमें उससे जोड़कर कोई भी चीजें क्या करते हैं, अपने समुदाय समाज से सीखते हैं। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थी को उसके विकास के निकट क्षेत्र पर पहुंचाने के लिए सहायता को उसके निष्पादन के वर्तमान स्तर के अनुरूप ढालती है तो अध्यापिका किस नीति का प्रयोग कर रही है। ठीक है, क्या वह सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग कर रही है, कि अंतर पक्षता का प्रयोग कर रही है, कि पाठ का प्रयोग कर रही है, कि विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक द्वंद्व पैदा कर रही है। कहा क्या गया है, जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थियों को उसके विकास के निकट क्षेत्र पर पहुंचाने के लिए उसको क्या कर रही है, सहायता प्रदान कर रही है। तो दोस्तों ये हमारा क्या इसका फोल्डिंग कहलाता है, अच्छे से बताया गया इसको क्या होता है। इसका फोल्डिंग क्या होता है, बच्चों को क्या होता है बाहरी सहयोग देना, जो बाहरी सहयोग देना उसको बाद में धीरे धीरे क्या होता है कम कर लिया जाता है और बच्चे क्या करते हैं अपने ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया में अपनी पकड़ को मजबूत कर लेते हैं। हमारा जो सी ऑप्शन दिया है पार्ट यही सही होगा। ठीक है, लेव वाइगोस्की के द्वारा ये चीज दिया गया है इसका फोल्डिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है? शिक्षण पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है। बी दिया है योगात्मक परीक्षा पर बल दिया जाता है। सी दिया है विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। और डी दिया है क्या? अध्यापक दंड पुरस्कार और छात्रों को शिक्षण दिया जाता है। तो एक प्रगतिशील शिक्षा जो होती है उसमें दंड उंड की बात नहीं की जाती है। दंड पुरस्कार ये सब क्या होते हैं? नकारात्मक होते हैं। योगात्मक परीक्षा पर बल नहीं दिया जाता है केवल। न शिक्षक पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है, बल्कि क्या होता है विद्यार्थी अध्ययन में क्या करते हैं? सक्रिय भूमिका निभाते हैं। प्रगतिशील कक्षा कहें और प्रगतिवादी कक्षा कहें, इसमें क्या होता है बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं? सक्रिय रूप से क्या होते हैं? ज्ञान का निर्जन करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों इसमें हमारा जो सी ऑप्शन दिया यही सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है जो कि दूसरों को मनोदशाओं, स्वभावों और आशयों को पहचानता है तथा उन पर उपयुक्त प्रतिक्रिया देता है। क्या करता है? बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है जो कि दूसरों के मनोदशाओं, स्वभावों और आशयों को पहचानता है, दूसरों के मनोदशाओं, उसके भावों को समझता है। तो ऑप्शन ए दिया है क्या? अंतर्वैयक्तिक। बी दिया है अंतर्वैयक्तिक। सी दिया स्थानिक। और डी दिया तार्किक तार्किक गणितिक। तो तार्किक गणितिक नहीं होगा, ना स्थानिक होगा और न ही वो क्या होगा? अंतर्वैयक्तिक होता है दोस्तों, जिसमें वो क्या करते हैं? दूसरों को मनोभावों, दशाओं आदि चीजों को क्या करते हैं? समझते हैं। ऐसे व्यक्तियों में क्या होते हैं? परामर्शदाता होते हैं, राजनीतिज्ञ होते हैं, फिर क्या होते हैं? सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, धार्मिक नेता, ऐसे व्यक्ति ये सब बनते हैं। ये क्या करते हैं? दूसरों के मनोभावों, स्वभावों को समझते हैं। तो परामर्शदाता, राजनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता, धार्मिक नेता, ये सब ऐसे व्यक्ति हमारे बनते हैं। हमारा ए ऑप्शन जो दिया ये क्या होगा? सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रस्ताव रखती है कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। बी दिया है प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम एक तरह की भाषा में ही प्रयोग होना चाहिए। सी दिया है क्या? शिक्षकों को द्विभाषिक उपागम का प्रयोग करने के लिए हतोत्साहित किया जाना चाहिए। डी दिया है बहुभाषावाद को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुभाषावाद को बढ़ावा देती है, तो ऐसे ही गलत हो गया। बाकी द्विभाषीय अधिगम में हतोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम एक ही तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होना, वो क्या करना? बहुभाषा का प्रयोग करना होता है। तो इसमें क्या होगा? प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को उनके घर या स्थानीय भाषाओं में अर्थात उनकी क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। तो हमारा जो ए ऑप्शन होगा ये क्या होगा? सही होगा इसमें। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कों को प्राथमिकता देता है और संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों को प्राथमिकता देता है। यह क्या सूचित करता है? एक विद्यालय में बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए लड़कों को क्या होता है? लड़कों को प्राथमिकता दी जाती है और संगीत प्रतियोगिता के लिए क्या होती है? लड़कियों की प्रतियोगिता दी जाती है। ठीक है, उसको ध्यान प्राथमिकता दी जाती है। तो क्या होती है? जेंडर अस्थायित्व कर रहा है, जेंडर पहचान कर रहा है, जेंडर समानता कर रहा है, जेंडर रूढ़िबद्धता कर रहा है। तो इसमें जाहिर सी बात है एक बच्चे को क्या हो रहा है कि बैडमिंटन खेलने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, एक को गाना गाने के लिए, संगीत के लिए। तो ये क्या हो रहा है? जेंडर रूढ़िबाधिता हो रही है। जेंडर स्टीरियोटाइप जो हमारा होता है, जेंडर रूढ़िबाधिता हो रहा है इसमें। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? हमारा जो डी ऑप्शन दिया है यही क्या होगा? इसमें सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन में इनमें से क्या शामिल है? सतत और व्यापक मूल्यांकन में इनमें से क्या शामिल है? ऑप्शन ए दिया है मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरण की योजना बनाना। बी दिया है शिक्षक द्वारा सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड अभिलेख को तैयार करना। और सी दिया है बच्चों का समय समय पर परीक्षण करना एवं उनको श्रेणीबद्ध करना। डी दिया है क्या? शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना। तो दोस्तों एक सतत और व्यापक मूल्यांकन में इसमें क्या क्या शामिल होते हैं? मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों की योजना बनाना, बिल्कुल सही बात है। शिक्षक द्वारा सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड अभिलेख को भी तैयार किया जाता है, ये भी सही है। फिर क्या? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना, ये भी सही है। बल्कि क्या गलत हमारा? बच्चों का समय समय पर परीक्षण करना, उनको श्रेणीबद्ध नहीं करना है दोस्तों, यही हमारा गलत होगा। तो 1, 2, 4 जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा सही होगा। तो देख लेते हैं, जो हमारा ए ऑप्शन दिया है इसी में 1, 2, 4 दिया है, तो ऑप्शन ए हमारा जो होगा वो सही होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? मुख्य रूप से रटने के कौशलों का परीक्षण करना।
बी दिया है केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना। सी दिया है सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखना और विकास का अनुकूलन करना। और डी क्या दिया हमारा, विद्यार्थियों का वर्ष के अंत परीक्षाओं के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करना। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये तो इसमें केवल ऐसे भी ये कट गया, केवल विषय वस्तु को प्रोत्साहित करना, ये भी गलत है आपका। मुख्य रूप से रटने उठने पे बल नहीं देती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखना और विकास का अनुकूलन करना। जो ऑप्शन हमारा सी दिया है यही क्या होगा, सही होगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कानून हाल ही में पारित किया गया है। भारतीय संसद दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कौन सा कानून हाल ही में क्या किया गया है, पारित किया गया है। तो उसको देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, बी दिया निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिगम, और सी दिया है दिव्यांगता के साथ साथ व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम, और डी दिया है शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो दोस्तों भारतीय संसद अधिनियम ये कब पारित होता है हमारा, तो 7 फरवरी 1996 को। कब पारित होता है, 7 फरवरी 1996 को ये क्या होता है, पारित होता है। जिसमें क्या कहा गया दोस्तों, इसमें कहा गया निःशक्त व्यक्ति, जिसको जो बच्चे क्या होते हैं अक्षम होते हैं कोई भी चीज, उनको क्या करना, समावेशी क्षम समान अवसर समान अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिगम बताया गया, इसमें इनको प्रदान किया जाएगा। इसमें क्या होता है, बच्चे जो शिक्षा से वंचित हैं उनके लिए शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इसी में हमारी जो 21 जो बीमारियां हैं, अक्षमताएं हैं, उसको भी शामिल किया गया है, जो 1995 में हमारी दी गई है। सारी चीजों को इसमें क्या किया है, एकत्रित किया गया। हमारा जो बी ऑप्शन है यही क्या होगा, इसमें सही होगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक शिक्षा में समावेश की भावना का सटीक रूप से वर्णन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक शिक्षा में समावेश की भावना का सटीक रूप से क्या करता है, वर्णन करता है। देखते हैं। ऑप्शन ए दिया शिक्षक केवल मानक और एक तरह की भाषा का प्रयोग को ही बढ़ावा देता है। बी दिया है शिक्षक कुछ जाति समूहों के बच्चों के प्रति पूर्वाग्रह रखती है। सी दिया है शिक्षक को विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों से कोई अपेक्षा नहीं रहती है। और डी दिया है क्या, शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करता है या करती है। तो कौन सा कथन प्राथमिक शिक्षा में समावेश सबसे सटीक वर्णन है, तो शिक्षक केवल मानक और एक तरह का भाषा का प्रयोग बढ़ावा देता है, ये गलत है दोस्तों। और पूर्वाग्रह नहीं रखती है, शिक्षक को विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चे से कोई अपेक्षा नहीं होती, ये भी गलत है। बल्कि क्या सही है हमारा, शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करता है या करती है। हमारा जो डी ऑप्शन दिया है ये क्या होगा, इसमें सही होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समूह प्रतिभाशाली छात्रों को परिभाषित करता है। कौन सी विशेषता समूह छात्र जो दिया उसको परिभाषित करता है। ऑप्शन ए दिया है शीघ्रता से सीखता और उसको याद रखते हैं। बी दिया है सतर्क रहते और तुरंत उत्तर देते, बारीकी से अनुकूल करते हैं। सी दिया त्वरण के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इसमें क्या होगा साथियों, शीघ्रता से सीखते हैं और उस चीज को याद करते, बात सही है। सतर्क रहते हैं और तुरंत बारीकी से उत्तर भी देते हैं। फिर क्या करते हैं, त्वरण के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इसमें भी हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, तो हमारा जो दिया है कौन सा ऑप्शन 1 2 3 कहाँ दिया है, सी ऑप्शन दिया, ये क्या होगा हमारा सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक प्रणाली अत्यधिक दृष्टिबाधिता से जूझते हुए विद्यार्थियों के समावेशन हेतु प्रभावशाली नहीं है, पूछा है। प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से बोलना पढ़ना, 3 आयामी नक्शे और चार्ट, ऐसी किताबें और बोर्ड जिनको छुआ या महसूस किया जा सकता है। फिर क्या दिया, दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देने के लिए कंप्यूटर का उपयोग। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ है, जो दृष्टिबाधित है उनके लिए अब दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देने के लिए, जब उनको दृष्टिबाधित तो उनको दृश्य चीजें वो क्या होंगी, दिखाई नहीं देंगी, बल्कि इनके लिए क्या करना, हमको ब्रेल लिपि होता है, ब्रेल लिपि होता है, अबेकस होता है, गिनतारा होता है, आदि चीजों का क्या करना, हमको प्रयोग करके इनको सिखाया जाता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें डी ऑप्शन सही है। गलत यही इसने नहीं पूछा दोस्तों, तो डी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन दिया है शिक्षकों को सभी बच्चों के अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगम के विविध मौके मुहैया कराने चाहिए। शिक्षकों को सभी बच्चों के सीखने के लिए अधिगम को विभिन्न मौके मुहैया कराने चाहिए, बात तो सही है दोस्तों।
तर्क क्या दिया है, सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, भी बात सही है। तो दोनों बात सही है, तो देखते हैं किस ऑप्शन में दोनों बातें सही कही। ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है कि हमारा जो यही ऑप्शन ए ऊपर ही मिल गया, ए ऑप्शन जो दिया हमारा यही सही होगा दोस्तों, बाकी ये सब ऑप्शन सही नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि सभी बच्चों में सीखने की क्या होती है, क्षमता होती है, और शिक्षकों को अर्थपूर्ण सीखने के लिए क्या करना है, अधिगम के विविध मुहैया प्रदान करने चाहिए। बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी जो नियंत्रण के बाह्य अधिकारिता में विश्वास रखती है, परीक्षाओं में अपनी असफलता का कारण किसे बता सकती है। बाह्य अधिकारिता में क्या करती है, वो विश्वास रखती है। क्या योग्यता कमी का, क्या तैयारी कमी, क्या त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण, या फिर बुरी किस्मत। तो दोस्तों उसमें एक विद्यार्थी जो नियंत्रण बाह्य अधिकारिता में विश्वास रखती है, परीक्षाओं में अपनी असफलता कारण किसे बता सकती है। दोस्तों इसमें जो बुरी किस्मत होगी वही क्या होगी, उसकी बाह्य अधिकारिता, क्योंकि इसमें क्या होता है, पूर्वाग्रह होता है, अन्याय होता है, परिश्रम ना करना, ये सब चीजें बच्ची के साथ घटित होती है। तो हमारा जो डी ऑप्शन होगा ये क्या होगा, सही होगा। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रगतिशील कक्षा में एक प्रभावी वातावरण निर्माण करते समय निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। ऑप्शन ए दिया, अन्वेषण को प्रोत्साहित करने की सामग्री व्यवस्थित करने की विधि, जोखिम लेने में विद्यार्थियों की सहायता करने के तरीके। सी दिया, एक समान क्षमता वाले विद्यार्थियों को एक समूह में रखना। डी दिया क्या, आकलन की भिन्न भिन्न विधियां। तो प्रोत्साहित करना, अन्वेषण खोजना बिल्कुल सही है, विद्यार्थियों को सहायता करना ये भी सही है, एक समान क्षमता वाले विद्यार्थियों को समूह में रखना यही बात आपकी गलत है, बाकी ये भी बात आपकी सही, क्योंकि इसमें क्या कहा गया, प्रगतिशील कक्षा में एक समान क्षमता वाले विद्यार्थी को एक समूह में रखना, ये बात क्या होगी, समावेशी शिक्षा का हनन करेगी। बच्चे क्या होते हैं, सभी एक समान होते हैं और उनको समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, यही क्या होता है। तो देखते हैं दोस्तों, 1 2 4 जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा सही होगा। 1 2 4 ऑप्शन सी जो हमारा दिया यही सही है। ठीक है, तो सी हमारा ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक सहगामी अधिगम युक्ति है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सहगामी अधिगम युक्ति है। ऑप्शन ए दिया ढालना, बी दिया क्रमबद्धता, सी दिया सामाजिक पृथकीकरण, और डी दिया पारस्परिक रूप से प्रश्न पूछना। तो सहगामी अधिगम कहने का तात्पर्य यही है दोस्तों, जिसमें क्या होता है, साथ साथ कक्षाएं चलती है और बच्चा एकदम बिना हिचक के कोई भी प्रश्न अध्यापक से पूछ सकता है, एकदम बिना किसी दिक्कत के। तो हमारा जो पारस्परिक रूप से प्रश्न पूछना, यही हमारा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, कक्षा में एक दूसरे से वार्तालाप करके चर्चा करके प्रश्न को पूछते हैं। न ढालना होगा, न क्रमबद्धता होगा, न सामाजिक पृथक्करण नहीं होगा, अलगाव होता है। पृथक्करण का मतलब हमारा डी ऑप्शन जो दिया यही क्या होगा, सही होगा। बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहन ने विद्यार्थियों को आयतन की समझ बनाने के लिए भिन्न धारिता वाले बर्तन दिए। फराह ने अपने विद्यार्थियों को कूड़े का यांत्रिक कार्य बनाने के लिए संभावनाओं पर मानस मंथन करने के लिए कहा। दोनों अध्यापक अपनी कक्षा में किस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। मोहन क्या कर रहा है, वो विद्यार्थियों को आयतन की समझ बनाने के लिए भिन्न धारिता वाले बर्तन दे रहे हैं। ठीक है, और फराह क्या कर रही है, कूड़ों को यांत्रिक बनाने की संभावना पर मानस मंथन कर रही है, चर्चा कर रही है। तो वो क्या कर रही है, क्या व्यवहारवाद कर रहे हैं, क्या रचनावाद कर रहे हैं, क्या स्पष्ट अनुदेशन कर रहे हैं, सक्रिय अनुकूलन कर रहे हैं। तो दोस्तों उसमें क्या हो रहा है, नई चीजों की क्या करें, नई चीजों को उसके बारे में बताया जा रहा है। तो हमारा जो रचनावाद होता है यही हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन बी हो जो हमारा दिया यही सही होगा। न वो व्यवहारवाद होगा, न स्पष्ट रूप से, न सक्रिय अनुकूलन, बल्कि क्या होगा, वह रचनावाद होगा। बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन दिया है ये, शिक्षा ढांचे में शैक्षणिक अवबोध के अतिरिक्त छात्रों के सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बी, फिर कारण क्या है, संज्ञान में संवेग महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, संज्ञान में क्या होते हैं, संज्ञान और संवेग क्या होते हैं, एक साथ चलते हैं, एक दूसरे के पूरक। तो संज्ञान में संवेग महत्वपूर्ण भूमिका रखते, बात सही है। शिक्षा में ढांचा शैक्षणिक अवबोध के अतिरिक्त छात्रों के सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए, यह भी बात सही है। तो देखते हैं किसमें दोनों बातें सही की गई। तो ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है ए की, जो हमारा ए ऑप्शन यही क्या होगा, इसमें सही होगा। बाकी ये सब ऑप्शन आपके क्या होंगे, गलत होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शैक्षणिक कार्यों में बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को समझना निम्न में से क्या है। केवल विद्यार्थियों की बौद्धिकता का आकलन करने में प्रासंगिक है, केवल विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमताओं का आकलन करने में प्रासंगिक है। त्रुटियां पूछा है, शिक्षण प्रक्रिया में केवल शिक्षक की दक्षता का पता लगाने के लिए प्रासंगिक है। सी दिया, शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रासंगिक है। डी दिया, शिक्षण
या सीखने संबंधित किसी भी क्षेत्र के प्रासंगिक नहीं। ये तो ऐसे कट गया साथियों। शिक्षण प्रक्रिया केवल शिक्षक ही नहीं होता, बच्चे भी होते हैं और ये भी कट गया। बल्कि क्या होता है, शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए वो क्या होता है, प्रासंगिक होता है। हमारा जो सी ऑप्शन दिया यही क्या होगा, इसमें सही होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से समालोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल है। समालोचनात्मक चिंतन कहने का तात्पर्य यही साथियों कि किसी भी समस्या का क्या हो, जो भी समस्या होती है उसका अनेकों प्रकार से हम चिंतन करके तर्क वितर्क करके उस समस्या का क्या करते हैं, इसमें समाधान करते हैं। तो हम उसको देखते हैं। ऑप्शन ए दिया परासंज्ञान, बी दिया विश्लेषण, सी दिया मनन। तो परासंज्ञान भी सही है, विश्लेषण भी सही है आपका और मनन भी सही है। तो हमारा जिसमें देखते हैं तीनों ऑप्शन दिया, तो साथियों ऊपर ही दिया ए ऑप्शन में 1 2 3, ए ऑप्शन जो होगा हमारा यही सही होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनीता जो कि चौथी कक्षा की अध्यापिका है, अपनी कक्षा में एक ऐसी स्थिति का सामना कर रही है जहां कई विद्यार्थी पढ़ाए जा रहे विषय में उत्साहट महसूस कर रहे हैं। इस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए। अनीता जो है वो कक्षा 4 की अध्यापिका है, अपनी कक्षा में एक ऐसी स्थिति का वो क्या कर रही, सामना कर रही है जो कक्षा में कई विद्यार्थी को पढ़ाया जा रहा है विषय में क्या होती है, उत्साहट महसूस हो रही है। तो इसमें ऐसे में उनको क्या करना चाहिए, इन विद्यार्थियों को अनदेखा करके उस विषय वस्तु पढ़ाना चाहिए, जारी रखना चाहिए, इन विद्यार्थियों को दंडित करें और इसकी सूचना उसके माता पिता को दें, पाठ के विषय वस्तु और पढ़ाने के तरीके पर पुनः चिंतन करें, मान ले कि ये विद्यार्थी सीखने के लिए सक्षम नहीं है। तो ये सब बातें ऐसे ही कही गई हैं, ये भी गलत आपका, ये भी गलत है। बल्कि क्या चाहिए, पाठ के विषय वस्तु और पढ़ाने के तरीके पर पुनः चिंतन करना चाहिए और शिक्षण विधि को क्या होना चाहिए, बदल कर बीच बीच में रोचकता वाली चीज़ों को लाकर उनको शिक्षण अधिगम का कार्य कराना चाहिए। तुम्हारा जो सी ऑप्शन दिया यही क्या होगा, इसमें सही होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए क्या कहकर प्रोत्साहित करना चाहिए। किसी अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए उन्हें क्या कहकर प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन ए दिया है, जो विद्यार्थी सबसे पहले कार्य खत्म कर लेंगे उन्हें 5 सितारे मिलेंगे। बी दिया है, मैं देखती हूँ कि कौन प्रथम आता है, कौन सबसे अधिक स्मार्ट है। सी दिया है, इस पर काम करना कितना मजेदार है, चलो देखते हैं हम इस गतिविधि से क्या क्या सीखते हैं। और डी दिया है, वे विद्यार्थी जो इस काम को पूरा नहीं करते उन्हें खेल के सत्र में खेलने नहीं जाने दूंगी। तो ये सब क्या है, क्या पूछा है कि प्रेरित, आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए एक शिक्षिका क्या उनसे कहेगी। तो ये चीजें तो ऐसे ही कर गई साथियों। और मैं देखती हूँ कौन प्रथम, ये सब नहीं कहना है, नहीं ये सब कहना है, सितारे उतारे पुरस्कार देकर ज़्यादा भी बच्चों को क्या हमको नहीं करना चाहिए। बल्कि पुरस्कार में अगर बच्चों को अच्छा कर रहा है तो उसको शाबाश कहिए, वेरी गुड कहिए, नाइस के आप इस चीज़ को कर रहे हैं, अच्छा है, ये सब चीज़ कहिए। तो इस पर काम करके कितना मज़ेदार है, क्या क्या, चलो देखते हैं हम इस गतिविधि से क्या क्या सीखते। जब कोई भी क्रिया करके बच्चे सीखेंगे तो उसमें ऑटोमेटिक उनके अंदर रुचि आएगी। तो यही रुचि आएगी तो भाई आंतरिक रूप से प्रेरित रहेंगे, तभी तो उस कार्य में उनका मन लगेगा। तो हमारा जो सी ऑप्शन दिया यही क्या होगा, इसमें सही होगा। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का क्या है। सीखने की गति है पूरी तरह से व्यक्तिगत कार्यों पर निर्भर रहती है। बी दिया है, पूरी तरह से पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर रहती है। सी दिया है, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों पर पारस्परिक क्रिया पर निर्भर करती है। व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों दोनों से स्वतंत्र है। तो दोस्तों सीखने की गति क्या होती है, दोनों से स्वतंत्र नहीं है, न पूरी तरह से पर्यावरणीय होती है न पूरी तरह से व्यक्तिगत होती है, बल्कि क्या होती है, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय दोनों कारकों की पारस्परिक क्रिया के फलस्वरूप होती है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, जो सी ऑप्शन दिया यही हमारा क्या होगा, सही होगा। तो साथियों ये थे हमारे आज के 30 प्रश्न जो अभी कंप्लीट हुए। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।